पिछली क्लास में प्रोडक्ट मेथड को समझा दिया था डिटेल में, ठीक, सारी चीज़ें हो गई थी वहाँ। अब केवल अब 2 मेथड और रह रहे हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, बस उसे और डिस्कस कर लो। तुम्हारा ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें रह जाएंगी, डिस्पोजल इनकम, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, ये सारी चीज़ें बस रह जाएंगी। इनकम मेथड का सिंपल सा एक लॉजिक है कि एक इकोनॉमी में अगर जितने भी लोग रह रहे हैं, ये हर पर्सन कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा है। जो जितना इनकम कमा रहा है वो सारी इनकम उसे जोड़ दो, टोटल कर दो, नेशनल इनकम बन गई। ठीक है, ये सारा क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। लेकिन जो बेस रहेगा वो डोमेस्टिक रहेगा। बन जाएगा नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अगर हम एक देश की बात करें और वही एक पड़ोसी देश है, इसमें भी 2-4-10 लोग हैं अपने पास जो वहाँ से इनकम यहाँ भेजते हैं, और यहाँ हमारे देश में भी कुछ काले गोरे हैं जो यहाँ से अपने यहाँ पर पैसे भेजते रहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से मुझे NFIA मिल जाएगा ना, और जैसे ही NFIA मैं इसमें जोड़ दूँगा, यही जो आंसर आएगा ये नेशनल इनकम बन जाएगी। नेशनल इनकम, इसे हम कह सकते हैं NNP एट FC। ठीक है, तो बस यही देखना है कि देश में जो लोग कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं और क्या क्या जोड़ा जाएगा। इनकम मेथड, इनकम जो है 2 तरह की होती है। इनकम 2 तरह की होती है, एक है वेजेस एंड सैलरी, ये तो वर्कर लोग कमाते हैं। और दूसरी टाइप की जो इनकम होती है रेंट, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट, डिविडेंड भी ले लो। इनकम ये इतने टाइप की होती है, वेजेस एंड सैलरीज, और दूसरी तरफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, तमाम सब बातें। ये वाली इनकम आती है वर्क करके, इनकम फ्रॉम वर्क, और ये इनकम पैसा लगा के, है ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इसी को कह सकते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप करने से जो कमाई हो रही है वो हमारा ये वाली इनकम कहलाती है। इनकम फ्रॉम वर्क जो होता है इसे हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़।
compensation of employees. और वहीं बाकी जो इनकम है इसकी बात करेंगे तो इसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या आ जा रहा है? तो एक आएगा जो कि लिखवाया था वेजेस एंड सैलरीज और आ जाएगा कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एस, हाँ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये सारे हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का टोटल वैल्यू पता चल जाता है, और इधर से अगर इन्हें प्लस कर देंगे तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी। प्रॉफिट की हम बात करें, अगर प्रॉफिट में 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है बस, तो इन तीनों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं दिया है प्रॉफिट तब इन्हें ध्यान दोगे। तो एक है कॉरपोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा डिविडेंड। प्रॉफिट में ये 3 बातें आ जाती हैं। तो देखो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इनकम मेथड के कंपोनेंट्स के रूप में एक पहला कंपोनेंट ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा कंपोनेंट ये है ऑपरेटिंग सरप्लस, और एक और पढ़ना है जिसे हम कहेंगे तीसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा मिक्स्ड इनकम। हाँ, मिक्स्ड इनकम। क्या होगा मिक्स्ड इनकम? मिक्स्ड इनकम किसे कहते हैं? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जिसने खुद को ही रोजगार दे रखा है, हैं? हाँ, जिसने खुद को रोजगार दे रखा है उसे सेल्फ एम्प्लॉयड बोल देते हैं।
ठीक है। तो ये 3 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अब इसके बाद अगर हम कहें कि नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, यानी NNP एट FC क्या बनेगा, तो इसे सीधे सीधे कह सकते हो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इसमें प्लस कर दो ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, और इसी में प्लस कर दो मिक्स्ड इनकम। हाँ NDP एट FC। तो क्या लिखा है मैंने? ओहो भारी। चलो इसी में आगे कर देते हैं प्लस NFIA। हो गया, इनकम मेथड का मामला ख़त्म। अब एक्सपेंडिचर मेथड देख लिया जाए। कुछ पूछना है किसी को तो बता दो, पूछ लो। तो अगला एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का सिंपल सा लॉजिक है, ये एक इकोनॉमी में जितने लोग हैं वो खर्च क्या कर रहे हैं। एक इकोनॉमी में मौजूदा लोग खर्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। उन खर्चे के बेसिस पर हम कहेंगे कि सारे खर्चों को जोड़ दो। मतलब बात ऐसी है कि भाई ऑब्वियसली कोई कमा रहा है, तो जिसने कमाया है वो किसी के खर्चे को ही तो कमा रहा है। किसी दूसरे ने खर्च किया तभी तो कमाया। अब जैसे मैं कमा रहा हूँ, मैं फीस ले रहा हूँ, तुम खर्च कर रहे हो तभी तो मैं कमा रहा हूँ। तो जितना मैंने कमाया सेम अमाउंट का तुमने खर्च किया। इनकम मेथड कमाई के अकॉर्डिंग देख लिया, अब वही खर्चे के अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है, बराबर ही रहेगा। तो जितने खर्च हो रहे हैं इकोनॉमी में वो सारे खर्चों को जोड़ दिया जाएगा, तो हमें हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम मिलने लग जाएगी। अगर हम खर्चों की बात करें, कैटेगराइज करें इन्हें, तो ये 3 हिस्सों में बट जाएंगे। पहला आ जाएगा कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं इसे। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा आ जाएगा एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट करने का। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स कंज्यूम करने का खर्चा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट करने में खर्चा करना, और एक्सपोर्ट। कंजम्पशन करता कौन है? तो कंजम्पशन करते हैं 2 लोग, एक तो प्राइवेट लोग खर्चा करते हैं, मतलब कंजम्पशन करते हैं, तो इसे कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट लोग खर्चा कर रहे हैं, क्या सरकार खर्चे नहीं करती क्या? सरकार भी करती है। तो सरकार करती है तो सरकार का हो गया कंजम्पशन। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हो गया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
दूसरा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट भी दो लोग करते हैं कि नहीं करते? यही दो लोग इन्वेस्टमेंट भी तो करते हैं। एक तरफ प्राइवेट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी तो इन्वेस्टमेंट करती है। तो दोनों का कुल मिला दिया जाए तो ये ग्रॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट का एक नाम और है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये इन्वेस्टमेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कर रहे हैं, तो दोनों ही लोग कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैपिटल लगा के उस कैपिटल से पैसा कमाना है ना, यही तो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। तो इसे हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों के लिए प्राइवेट भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करता है, गवर्नमेंट भी करता है, ठीक है ना। फिर आते हैं एक्सपोर्ट पर। तो एक्सपोर्ट में क्या करना है हमें? एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर देखना है। तो सिंपली इसे कहते हैं हम नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट निकालने का तरीका है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हो गया? अब देखा जाए एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग जब कैलकुलेशन करने निकलते हैं तो हमें इसमें फाइंड होता है जीडीपी एट एमपी है। और तरीका क्या है? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इसको आप लिख सकते हैं GDCF। अब आगे बढ़ें। इतना सब करने के बाद हमें GDP एट MP मिल जाता है। अब इसके बाद ये जो कंटेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कभी कभी क्वेश्चन में इसकी जगह कुछ और बातें लिख दी होती हैं। क्या लिखा होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करने का तरीका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का जो तरीका है वो आएगा ग्रॉस
डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और इसी में प्लस कर देते हैं चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। ये जो चेंज इन स्टॉक है, ये जो चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इससे हमें जीडीपी एट एमपी मिल गया। अब अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी ही है तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी। तो क्या करना होगा, जीडीपी एट एमपी से हमें वहाँ जाना है, तो इसमें माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो हमने ग्रॉस को माइनस करके ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो एनआईटी माइनस कर देंगे, और वही डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं तो एनएफआईए प्लस कर देंगे। ये बात पिछली क्लास में सबको समझा दी है, हो गए। तो एनएनपी एट एफसी निकालना है तो ये सारा काम कर देंगे। आगे देखें, 3 मेथड, इनकम प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड हो गए। आगे की कहानी, प्रिकॉशंस। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स टू अवॉइड डबल काउंटिंग। इंटरमीडिएट गुड्स पे ध्यान रखना है क्योंकि वो डबल काउंटिंग कर देता है, इसलिए उसे अवॉइड करना है। इंटरमीडिएट गुड्स अगर हम बार बार लेंगे, हर स्टेप पे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू लेने लग जाएंगे तो जो नेशनल इनकम 5 रुपये आनी है वो 50 रुपये तक पहुंच जाएगी, जो कि गलत मेजरमेंट रहेगा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन included in the estimation of national income। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जो कुछ भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ बेचने पर्पज़ से या ट्रेड पर्पज़ से करने को प्रोडक्शन को ही नहीं लेंगे, यहाँ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी ले लेंगे। अगला,
imported rental value of self occupied is to be included। खुद जो है कोई घर या जो है प्रॉपर्टी जैसे खुद ओन कर रहे हो, रेंट पे चढ़ा सकते थे लेकिन नहीं चढ़ा रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो वहाँ से जो इनकम होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही, वो भी नेशनल इनकम में जुड़ जाएगा। ठीक है। सेल वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड एसेट्स not to be included। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट या सेकेंड हैंड एसेट्स अगर बेचे जा रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। हाउएवर, लेकिन जो उन पे कमीशन है वो कमीशन यहाँ ले लिया जाएगा। कमीशन एंड ब्रोकरेज पेड ऑन these transactions are included। Financial transactions, for example sale or purchase of shares and debentures etc. not to be included। नेशनल इनकम की काउंटिंग में शेयर डिवेंचर्स जैसी चीज़ों का अगर सेल परचेज कर रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार सेल परचेज हो रहा है। हाँ, पहली बार वाला भी होगा लेकिन बाकी नहीं होगा। अगला लिखो, इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्सेज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। इलीगल सोर्स से अगर कुछ कमाई हो रही है, कोई इनकम आ रही है, तो वो यहाँ नहीं लिया जाएगा। इसके बाद 7th पॉइंट, विंडफॉल गेन्स। अगर विंडफॉल गेन्स आ रहा है, इसे हम नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब ये विंडफॉल गेन क्या होते हैं? विंडफॉल गेन जैसे अचानक तुम्हें बहुत बड़ी रकम मिल गई कहीं से,
जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम वेजरिंग एक्टिविटी, इनकम फ्रॉम लॉटरी। अगला देखिए, अगली बात क्या ध्यान रखनी है, ट्रांसफ़र पेमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड in the estimation of नेशनल इनकम। ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे भाई ने बहन को ट्रांसफ़र कर दिया, पापा ने बेटे को ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। कोई, अब तुम पढ़ने आ रहे हो, इतनी दूर से पढ़ने आ रहे हो, रूम लेकर रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, घर वाले हर महीने 8,000 10,000 रुपया भेज रहे हैं तुम्हें, ये ट्रांसफ़र इनकम है, ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो थे सारे प्रिकॉशंस। अभी ये देखना है कि हमारे यहाँ 3 मेथड हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड हमारी पूरी इकोनॉमी में मौजूद जितने सेक्टर्स हैं सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। यानी जो इनकम कैलकुलेट हो रही है ये हर सेक्टर से निकल के आ रही है ना इनकम। तो प्रोडक्शन मेथड कौन से सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाए, इनकम मेथड कौन से सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाए, एक्सपेंडिचर मेथड कौन से सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रही है मेरी बात। तीन मेथड है हमारे पास, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड है, कौन इस्तेमाल करता है इसे, मतलब किस है, यहाँ ध्यान दो। प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड फॉर प्राइमरी सेक्टर, प्रोडक्शन मेथड वैल्यू एडेड मेथड इसी को कहेंगे। और इसी को हम कहते हैं आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड। तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन मेथड का, इसे कौन सा सेक्टर इस्तेमाल कर रहा है। और इसके बाद आएंगे दूसरे पर, इनकम मेथड। इनकम मेथड कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इनकम मेथड इस्तेमाल होगा यूज्ड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। यूज्ड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर।
एक्सपेंडिचर मेथड भी इन्हीं के लिए इस्तेमाल होगा, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए। अब हम बात करें, जो कि हम बहुत पहले से ही बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन भी जो की जाती है वो दो बेसिस पर की जाती है। NNP-8FC वो डोमेस्टिक इनकम है। नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन है वो दो तरीके से, यानी कि दो बेसिस पर की जाती है। पहला बेस है जिसे हम कहते हैं करंट प्राइस, ठीक है, आज की प्राइस, और दूसरा हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर प्राइस, ठीक है। इस कांस्टेंट प्राइस को हम बेस प्राइस भी कह सकते हैं, बेस ईयर प्राइस। करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस, ठीक है। इसका ऐसे समझो, जैसे मैं ले लेता हूँ 2001 और आज 2024, है ना। तो 2000 कोई प्रोडक्ट है हमारा, है, 2001 में उसकी कीमत थी 10 रुपये, 2024 में उसकी कीमत हो चुकी है 30 रुपये, ठीक है ना। 2001 में जो प्रोडक्शन होता था वो हो जाता था, जो भी यूनिट रहता हो, मान लो 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था, और 2024 में भी इसका कुछ अपना प्रोडक्शन हो रहा है। कितना हो रहा है, तो मान लेते हैं कि आज की तारीख में इसके 2 केस ले लेता हूँ मैं, 3 केस ले लेता हूँ, चलो। पहला केस कि 70 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, दूसरा केस 100 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं, और तीसरा केस 130 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। समझे? अब यहाँ से इसके लिए अगर हम समझें बात को, तो 2001 में जो इनकम थी वो 10 रुपये के हिसाब से 100 यूनिट का 1000 रुपये बन गया, है ना। चलो ठीक है। अब 2024 की हम जो नेशनल इनकम पता लगाने जा रहे हैं, तो ये 3 तरीके से चलेंगे, देखेंगे ना। पहला केस कि 70 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 30 रुपये के हिसाब से, दूसरा केस 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 30 रुपये के हिसाब से, तीसरा केस 130 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 30 रुपये के हिसाब से। तो ये हो गया 2100 रुपये। अगर 70 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी नेशनल इनकम 2100 है, और यहाँ पर 3000, और यहाँ पर हो गया 3900 रुपये। ऐसा ही कुछ बनता है, समझ रहे हो बात को? ठीक है। और ध्यान से देखें तो चाहे हम 70 प्रोड्यूस करें, चाहे 100 प्रोड्यूस करें, चाहे 130 प्रोड्यूस करें, पुराने यानी कि 2001 के मुकाबले हमारी जो नेशनल इनकम है वो ज़्यादा ही आ रही है। आ रही है ना, नेशनल इनकम हमारी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है, जीडीपी ग्रोथ आ रही है। लेकिन बात यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये वाला केस हमें एक्चुअल में जीडीपी ग्रोथ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, उसका रीज़न समझो।
उसका रीजन समझोगे। 2024 का ही दोबारा से आंकड़ेबाजी देखें हम, 70 यूनिट, 100 यूनिट और 130 यूनिट, समझे। 70 यूनिट जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 30 रुपये ना लेकर 2001 वाली कीमत को लें अगर, क्योंकि कंपैरिजन किया जाता है तो कुछ तो बेस सेम होना चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए। तो होमोजेनिटी किसकी रहेगी? प्राइस की। तो 10 10 10। इस केस में देखो तो 700 है और ये 1000 है और ये है 1300 रुपये। अब कंपेयर करो, 2001 में 1000 रुपये का जीडीपी और 2024 में अगर 70 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जीडीपी तो केवल 700 रुपये की आ रही है। 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो 1000 रुपये की आ जाती है, सॉरी 100 यूनिट प्रोड्यूस करते और 130 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1300 रुपये का जीडीपी आ रहा है। तो ये है जो हम वाकई में कहेंगे कि जीडीपी ग्रोथ दिख रही है कि नहीं। तो यहाँ देखोगे तो साफ साफ दिख रही है कि जीडीपी ग्रोथ तो हो ही नहीं रहा, ये वाला ये तो कांस्टेंट ही रहा, और ये इसमें हमें दिख रहा है कि ये ग्रोथ दे रहा है, समझे। तो जब इस तरीके से जीडीपी की कैलकुलेशन करने लग जाते हैं हम, तो जीडीपी ग्रोथ हम इस बेस पे नहीं देखेंगे। 30 रुपये के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ नहीं देखी जाएगी। किसके हिसाब से देखेंगे फिर? 10 रुपये के हिसाब से देखेंगे। 30 रुपये के हिसाब से अगर हम जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये जीडीपी कहलाता है नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र का। ये एक्चुअल में ये फिगर है ही नहीं। और ये 10 रुपये के हिसाब से अगर हम देखते हैं, 10 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहलाता है, ये भी एक जीडीपी ही है, बट ये वाली जीडीपी कहलाती है रियल जीडीपी। एक्चुअल में ये है जीडीपी हमारी। तो कंपेयर करने के लिए एक बेस ईयर होता है, जैसे यहाँ 2001 था। 2001 से जब हम कंपेयर करने लग जाएंगे तो हमारा 2001 के प्राइस के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जीडीपी देखा जाएगा, ठीक है। ये 2001 एग्जाम्पल लिया मैंने, बेस ईयर कुछ भी हो सकता है। तो करंट ईयर मतलब 2024 का ही प्राइस, यानी 30 रुपये लेके चलना है ना। और कांस्टेंट प्राइस मतलब 2001 का प्राइस यानी कि 10 रुपये लेके चलना। कांस्टेंट प्राइस वाले केस में हर साल का जीडीपी 10 रुपये से ही देखेंगे। करंट ईयर वाला करंट प्राइस वाला अगर केस है तो हर साल जो भी उसका अपना मार्केट प्राइस होगा उसके हिसाब से देखेंगे। करंट प्राइस से जो हमें नेशनल इनकम मिलती है वो कहलाती है नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी। और बेस ईयर से हमें जो मिलता है ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं रियल इनकम या रियल जीडीपी। It is estimated with reference to price of base year। एक नोट लिख लो। किसके? हाँ,
नेशनल इनकम, या फिर रुक जा। पहले जो है इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। प्राइस इंडेक्स चलता है इसके बीच में, तो लिखो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। ये जो प्राइस इंडेक्स लिखा है ना, इस प्राइस इंडेक्स को एक नाम और दिया जाता है, जैसे कहते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर। लिख लो, प्राइस इंडेक्स इज also known as GDP deflator। बाकी रहा प्राइस इंडेक्स, तो इसे मैथ्स में तुम पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स में, प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो जब मैथ्स में इसका टाइम आएगा तब मैं वहाँ पर बता ही दूंगा कैसे करना है। लिख लिया? तो ये फॉर्मूला बस ये एक तरह से याद रखना। ठीक, रियल जीडीपी, अच्छा अगर तुम्हें रियल जीडीपी निकालना, नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, प्राइस इंडेक्स दिया ही होता है, ये प्राइस इंडेक्स तो क्वेश्चन में दिया ही मिलेगा, तो आराम से वैल्यू रखो और निकाल लो। अगर कभी रियल जीडीपी ना निकाल के नॉमिनल जीडीपी निकालने को बोला, तो ये प्राइस इंडेक्स इधर जाके मल्टीप्लाई और 100 जाके डिवाइड, तो नॉमिनल जीडीपी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब लिखो नोट। नोट, नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या? कौन कैलकुलेट करता है? इज टू बी कैलकुलेटेड बाय CSO। है ना, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन।
अब कुछ डिफरेंट टाइप के एक वो पढ़ने हैं। पढ़ने क्या है, बस फॉर्मूले लिखते चलोगे, काम ख़त्म। इनकम है जो डिफरेंट टाइप्स के हैं उनको देख लेते हैं, और किताब में तुम्हारी नज़र मार लेते हैं क्या क्या टॉपिक कवर हो गया। नेशनल इनकम की अकाउंटिंग, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये कहाँ से आ रहे हैं चीज़ें। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ लिया तुमने, ये रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट सब पढ़ लिया। रियल नॉमिनल का हिसाब किताब पढ़ लिया। तो ये भी हो गए सारे। जीएनपी हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी हो गया, ये उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं है ये है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्रीवियस ईयर। ये इंडेक्स दे रखा है, कंपैरिजन करके इंडेक्स बता रखा है बस। ये भी अब पर कैपिटा इनकम रहता है, ये पर कैपिटा इनकम है, पर्सनल इनकम है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है, प्राइवेट इनकम, और सर्कुलर फ्लो। ये तो हो गए सारे। मेथड तो सारे पढ़ा दिए, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और तो अब कुछ नहीं रहता शायद। जीडीपी एंड वेलफेयर लास्ट टॉपिक। तो कुल मिला के 2-4 टॉपिक रह रहे हैं बस, उसके बाद ये तुम्हारा चैप्टर ख़त्म। शुरू करते हैं यहाँ से। देखो जी, प्राइवेट पर कैपिटा इनकम क्या होती है, यहीं से लिखते चलोगे। समय के अभाव के चक्कर में थोड़ा यहीं से निपटा दिया जाएगा इसको। पर कैपिटा इनकम क्या है, एक कंट्री है उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, उन सब की इनकम हमने जोड़कर तो क्या निकाल लिया, तो नेशनल इनकम का पता लगा दिया। तो वही हर एक की अपनी इनकम एवरेज बेस पर कितनी है, उसी को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। निकालने का तरीका एक बार पीछे भी लिखवाया था इसे मैंने, जब नेशनल इनकम स्टार्ट करा था वहीं बताया था, नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। जाओ देख लो कॉपी में। क्या करोगे डेफिनेशन लिख के, तुम्हें कौन सा थ्योरी लिखनी है। पर कैपिटा इनकम का तरीका क्या है, नेशनल इनकम और डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, लिखो।
आगे बढ़ जाएं। फिर आती है पर्सनल इनकम। ये तुम्हारे जो इनकम थे ना, मतलब जो नेशनल इनकम निकाल रहे थे, नेशनल इनकम तो वो तो राष्ट्र की आय हो गई। अब उसमें से हमारी इनकम कितनी है वो सारी इनकम देखनी है। पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, ठीक है, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। देखो, while national income is income earned by factor of production, नेशनल इनकम तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, मतलब फैक्टर्स से कमाई गई इनकम है ना। पर्सनल इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स। देखो, पर्सनल इनकम जो होती है वो बहुत सिंपल इनकम है। क्या है? नेशनल इनकम में प्लस कर देंगे इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न। इनकम मिली तो है लेकिन वो कमाया नहीं है। इनकम मिल गई बिना कमाए। हाँ, ट्रांसफ़र इनकम हमने कमाया थोड़ी है, हैं, मिल गया। जैसे तुम क्या अपने घर वालों से कमा के महीने का 10,000 रुपये लेते हो? कितना लेते हो महीने का? खर्चा तो मिलता ही है ना। अब जैसे तुम्हें किताब ले, हाँ, वो कहीं ऐसा ना वो बर्निंग इन्वेस्टमेंट हो जाए। कई लोग होते हैं ना, वो उस इन्वेस्टमेंट का फ्लो कहीं और बहाव दे देते हैं। तो खैर, नेशनल इनकम में वो इनकम जो कमाया नहीं है बट मिल गया उसे जोड़ दो, और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड उसे माइनस कर दो। कमा तो लिया लेकिन मिला ही नहीं है ना। जैसे हम लोगों का होता है, पढ़ा तो देते हैं, फीस मिलती ही नहीं है। देखो, बोल भी कौन रहा है। तो ये ऐसी इनकम जो एक्चुअल में भी हाथ में आई नहीं है उसे माइनस करना होगा, क्योंकि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हमने सारे ही इनकम जोड़ दिए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कमा तो लिया है लेकिन हाथ में आया है नहीं आया सब जोड़ दिया हमने। तो जो हाथ में नहीं आया उसे माइनस करो, क्योंकि अभी वो तुम्हारी पर्सनल इनकम बनी ही नहीं है। हाथ में आएगा तब ना वो तुम्हारी पर्सनल है। अभी टैक्स की तो बात बाद में है। तो अभी क्या है कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव उसे माइनस कर दो। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, फटाफट लिख लो इसे। पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। और इसके नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा खुराफाती किस्म का क्वेश्चन आ जाए अगर, तो उसके लिए ये लगा देना है। लॉजिक सिंपल सा है। तुम्हारे हाथ में जो इनकम आनी है जो जिस पे तुम अपना अधिकार जमा सकते हो उसे तुम पर्सनल इनकम बोलोगे। नेशनल इनकम तो सारी ही है लेकिन वो सारी इनकम तुम्हारी नहीं है। तो ये दूसरे वाले तरीके से नेशनल इनकम निकालना है तो उसमें माइनस कर दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि उसे पीछे प्लस किया हुआ है, वो बांटा ही नहीं है ना अभी। अब बटा नहीं है तो तुम्हारे हाथ में आया नहीं है। माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड्स जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो किसी किसी की इनकम हो जाती है।
इनकम तो बन गई है, लेकिन हाउस होल्ड अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो हाउस होल्ड का तो खर्चा हो गया, वो उसकी अपनी पर्सनल इनकम तो बनी ही नहीं। भले उसने कमा तो लिया है, कमा लिया, लाइक मान लो 1000 रुपया हाउस होल्ड ने कमाया है, लेकिन उसे ब्याज देना है 100 रुपया, तो 100 रुपया उसकी पर्सनल इनकम थोड़ी बनी या बन गई? नहीं ना, वो अपना इंटरेस्ट चुकाएगा, जो बचा वो उसकी अपनी पर्सनल इनकम कहलाएगी। माइनस कर देंगे कॉरपोरेट टैक्स, है कंपनियों का जो टैक्स होता है वो कंपनियों की इनकम नहीं होती, पर्सनल इनकम नहीं है, वो तो सरकार की अपनी पर्सनल इनकम है ना, तो इसलिए कॉरपोरेट टैक्स भी माइनस कर देते हैं। प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म एंड गवर्नमेंट्स, फर्मों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र पेमेंट हाउस होल्ड्स को मिलती है, वो जोड़ देना है। तो गवर्नमेंट क्या देता है ट्रांसफ़र पेमेंट में? जैसे पेंशन दे दिया, पेंशन दी, और सब्सिडीज़ तो होता है कि पेमेंट जो सामने वाला करना चाह रहा है उसमें से थोड़ा कम करेगा। पेंशन मिल जाती है सरकार की तरफ से, स्कूल्स में हर महीने 1600 रुपये मिल जाते हैं पूमा वगैरह ख़रीदने के लिए, है ना, ड्रेस खरीदने के, कपड़े खरीदने के, ड्रेस तो कपड़े एक ही बोल रहे हैं, किताबें खरीदने के लिए पैसे में देती है ना सरकार, तो वो सारी जो है ट्रांसफ़र पेमेंट है, वो प्लस कर देंगे। वो तुम्हारी पर्सनल होगी, सरकार ने तुम्हें दे दिया, अब तुम्हारी पर्सनल है। घर बनाने के लिए भी सरकार देती है ना पेमेंट, हाँ, स्कॉलरशिप, ये सारी तुम्हारी पेमेंट आ गई। तो पर्सनल इनकम का तरीका समझ में आ गया। एक पहला जो तरीका है वो तो ये सिंपल सा कह रहा है कि नेशनल इनकम में जो इनकम तुमने रिसीव कर ली है बट कमाया नहीं है उसे जोड़ लो, और जो तुमने कमा लिया है लेकिन तुम्हें रिसीव नहीं हुआ है उसे माइनस कर दो, पहली बात। दूसरी बात, यही पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने का जो दूसरा तरीका है तो वो क्या है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करो, इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड्स माइनस कर दो, कॉरपोरेट टैक्स माइनस कर लो, और अगर कोई ट्रांसफ़र इनकम है टू द हाउस होल्ड्स तो वो प्लस कर दो। बात क्लियर? लिख लिया फॉर्मूला? ये तुम्हारा हो गया पर्सनल इनकम। इसके बाद अगला जो इनकम है वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या DI। ये भी है तो पर्सनल इनकम ही, बोलो कोई दिक्कत, लेकिन उन पर्सनल में भी थोड़ा और एक्स्ट्रा खास पर्सनल में भी एकदम खास पर्सनल, जैसे हम कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल मतलब एकदम खर्च करने लायक वाली इनकम, जैसे तुम एक्चुअल में अपने ऊपर खर्च कर सकते हो। बात समझ में आ रही है मेरी? पर्सनल इनकम भी अपने ऊपर ही खर्च करोगे, लेकिन उसमें भी अभी कुछ हिस्सा ऐसा है जो हमारा नहीं है, पर्सनल है, लेकिन बाद में कोई और आएगा कटोरा लेके सामने, कहेगा लाओ मेरा हिस्सा दे दो मुझे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पर्सनल, देखो यहाँ फॉर्मूले में समझ में आ जाएगा तुम्हें। पर्सनल इनकम जो तुमने कमाया उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर दो, वो किसका है? तुम्हारा, लेकिन गया मोदी के जेब में। तो सीतारमन से किसकी जेब में जाएगा? मोदी सर हाथ लगा रखे उनकी जेब में। तो पर्सनल इनकम में क्या माइनस कर दो? इनकम टैक्स। जो तुम्हारे नाम पे इनकम है उसमें से तुम अब अपने नाम का टैक्स पे करो, और साथ में कुछ नॉन टैक्स पेमेंट्स होते हैं, चालान फलान सब होते हैं ना, वो सारे और दे दो।
अब ये तुम्हारी हो गई डिस्पोजेबल इनकम, मतलब ये वो इनकम बची जो तुम एक्चुअल में खर्च कर सकते हो अपने और अपने घर वालों पर। डिस्पोजेबल इनकम, हाँ कंज्यूमेबल इनकम कह सकते हो। देखो या देखो, दिस इज द इनकम विच इज अवेलेबल फॉर देयर कंजम्पशन एंड सेविंग्स। हो गए। डिस्पोजेबल इनकम, एक तो ये पर्सनल है, और यही डिस्पोजेबल इनकम हम दो और देखेंगे, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम नेट और ग्रॉस दोनों बेस पे चलाएंगे। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। पूरे नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि पूरे राष्ट्र की डिस्पोजेबल इनकम नेट बेसिस पर क्या है, NNDI। तो देखिए नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, ये था डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, कोई बात नहीं, डेट हमारा अपने नेशनल बेस पर ही है, ठीक है, लेकिन नेशनल बेस पे जो डिस्पोजेबल इनकम हमें दे रखी है, इसका जो दूसरा जो फेज़ है, टू मोर कॉन्सेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड, दो और कॉन्सेप्ट समझने हैं, जो कि क्या है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये भी नेशनल की ही है लेकिन ये नेट बेस पर है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम NDI, NNDI। क्या करना है, तो नेट नेशनल इनकम मतलब NNP@FC, उसमें प्लस कर देंगे अदर नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 12th में जब तुम लोग पढ़ते थे तो करंट ट्रांसफ़र आते थे ना, वो अब तुम लोग पूछते थे तो मैं मना कर देता था, ये छोड़ दो इसे, वो यहाँ के पार्ट है। करंट ट्रांसफ़र तो होता ही है, देखो कुछ तो अपने देश से दूसरे देश में जा रहा है ट्रांसफ़र इनकम, और कुछ दूसरे देश से अपने देश में आ रहा है, तो दोनों का नेट देख लिया जाए, मतलब दोनों को माइनस कर दिया जाए, तो नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। बात क्लियर? लेकिन ये जो अदर लिखा है, अदर का मतलब क्या है, तो अदर का मतलब है प्राइमरी इनकम को छोड़कर, हैं, अदर देन प्राइमरी इनकम। जो मेन इनकम होती है सैलरी और वेजेस वगैरह, इनके अलावा किसी और तरह की इनकम अगर ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे देश से हमारे देश में, हमारे देश से दूसरे देश में, तो हम उसे यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे और ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगी। बात क्लियर? भाई किसी भी कारण से पैसा आ रहा हो, इनकम आ रही है ना, मिल गई ना हाथ में, अब उसे हम खर्च कर सकते हैं, डिस्पोजेबल इनकम हो गई। क्लियर है पॉइंट ये? अच्छा, यही अगर ग्रॉस बेस पे देखेंगे तो तुम्हारा जो NNDI है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, है ना, नेट से ग्रॉस पे जाना, डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, ये तो ये डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, CFC कंजम्पशन ऑफ फिक्स कॉस्ट तो जोड़ दिया, पहुंच गए ग्रॉस पर, बाकी सारा सेम, कोई दिक्कत?
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। Domestic income may be categorized into income from domestic product or accruing to the public sector, or income from the domestic product accruing to the प्राइवेट सेक्टर। जो डोमेस्टिक इनकम है हमारी, अच्छा अभी तो डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात नहीं हुई ना, हो चुकी है। क्यों? जीडीपी में डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं आया, तो वही तो इनकम हुई ना। जो डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू इनकम है, अपने ही देश में जो इनकम कमा रहे हैं, वो इनकम दो हिस्सों में बांट दी गई है, दो कैटेगरी में बांट दिया। पहला जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से डोमेस्टिक इनकम बन रही है, और दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर से हमें बनती हुई दिख रही है। पब्लिक सेक्टर वाले की बात करें तो इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज। मतलब पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो सारी प्रॉपर्टियों से इनकम मिलना जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या गवर्नमेंट जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप दिखा रही है वहाँ से जो इनकम आ रही है, वो सारी इनकम डोमेस्टिक इनकम में आ जाएगा पब्लिक सेक्टर के थ्रू। अब वही प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो NDP-8FC में गवर्नमेंट ने जितना कमाया वो सारा हटा दो, प्राइवेट का बच गया। भाई सीधी सी बात है ना, NDP-8FC की बात करें तो इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों जुड़े हुए हैं ना, पब्लिक प्लस प्राइवेट जुड़े हुए हैं दोनों। तो पब्लिक और प्राइवेट अगर जुड़ के चल रहे हैं तो पब्लिक वाला तो हमें पता है क्या करना है, गवर्नमेंट के सारे एंटरप्रेन्योरशिप और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी इनकम आ रही है, और सेविंग्स है या मतलब सेविंग नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज से हैं, सारे का सारे कहाँ आ जाएंगे, तो पब्लिक में आ जाएंगे। अब अगर हमें प्राइवेट वाला निकालना है तो NDP-8FC में पब्लिक वाला माइनस कर दो, हैं प्राइवेट आ जाएगा। तो ये तो हमारे डोमेस्टिक इनकम के दो हिस्से हो गए। तो इसे बहुत शॉर्ट में लिख लो चाहो तो, डोमेस्टिक इनकम दो हिस्सों में बट गया, ठीक है। तो एक तो पब्लिक सेक्टर से आने वाली इनकम, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर से आने वाली इनकम। पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट से आने वाली इनकम है ना, और प्राइवेट का मतलब तो प्राइवेट है ही। गवर्नमेंट जहाँ से कमा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियाँ हैं, वहाँ से गवर्नमेंट कमा रही है, तो जहाँ कहीं से भी आ रही हो इनकम, वो सब गवर्नमेंट की हो गई। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, ये जो कुछ भी कमा रहा है, हम उसे क्या प्राइवेट इनकम नहीं कह सकते? प्राइवेट सेक्टर जो कुछ भी कमा रहा है वो सारा इनकम प्राइवेट इनकम कहला दिया जाएगा। क्लियर है? तो प्राइवेट इनकम इज मेजर ऑफ द इनकम, बोथ फैक्टर इनकम भी और ट्रांसफ़र इनकम भी, इसमें दोनों आ गए, विच अक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्स विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। ये तो डोमेस्टिक है तो ये विद इन द कंट्री है,
और यही प्राइवेट सेक्टर जब आउटसाइड कंट्री भी कुछ कमा रहा है तो दोनों मिला देंगे और प्राइवेट इनकम बन गई। ये बन गया हमारा प्राइवेट सेक्टर का, हो गया प्राइवेट इनकम। बस बात यह है कि ये डोमेस्टिक है, और इसी में अगर हम जोड़ दें, क्या कर दें, अदर कंट्री से, आउटसाइड कंट्री से इनकम, तो वो हमारी एक्चुअल में प्राइवेट इनकम कहलाएगी। तो इसलिए फॉर्मूला इसका बना दिया, प्राइवेट इनकम इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। फैक्टर इनकम आ गई डोमेस्टिक से है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दूसरे देश से भी फैक्टर इनकम आ गई। अगली बात, नेशनल डेट इंटरेस्ट। नेशनल डेट इंटरेस्ट मतलब दूसरे देशों में अगर उधार वगैरह दे रखा है तो उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आ जाएगा इस यहाँ पे, वो कमाई है इनकी। और करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस अदर नेट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहीं से भी इनकम मिले प्राइवेट होनी चाहिए, बस गवर्नमेंट का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी नहीं है उसमें, तो वो प्राइवेट इनकम कहला देगी। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, ये तो डोमेस्टिक हो गया। ऐसे ही फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नेट के बेस पर, और उसके बाद कोई नेशनल डेट पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, तो वो आ जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट से अगर कोई करंट ट्रांसफ़र आ रहा है तो वो इसका अपना ही है, प्राइवेट का अपना है वो, तो वो प्राइवेट इनकम में आ जाएगा। और अगर कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अदर नेट ट्रांसफ़र आ रहे हैं, अदर मतलब फिर से वही अदर देन प्राइमरी इनकम, प्राइमरी इनकम के अलावा किसी और वजह से ट्रांसफ़र इनकम आ रही है तो वो भी हमारा प्राइवेट इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। डन। क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या? ये सारे तो इलस्ट्रेशंस हैं, इन्हें घर पे बैठ के तैयार करना। ये सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो बताना है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रांसफ़र, वो फ्लो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एज फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, और इससे डिस्पोजिशन ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट होता है। देखो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है जिससे इनकम आती है, हैं? इनकम आती है, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन सेक्टर, जिसकी वजह से इनकम आई तो वो इनकम बट गई, तो ये हमारा क्या हो गया, इनकम। और इस इनकम की वजह से कंजम्पशन हो रहे हैं तो ये हो गया एक्सपेंडिचर। अब बताओ, कुछ महसूस नहीं हुआ कि ये लिखवाया हुआ है? मिल गया? ठीक है ना। तो ये प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन से इनकम हुई, इनकम से एक्सपेंडिचर हुए, और वो एक्सपेंडिचर फिर से इन्वेस्ट कर लिए। इन्वेस्टमेंट देखो लिखा है ना एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्ट करा तो फिर प्रोडक्शन हुआ, फिर प्रोडक्शन हुआ, फिर इनकम हुई, इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, यही सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा। कोई प्रॉब्लम? बाकी वैल्यू एडेड और इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड सारे हो चुके हैं। और चलते चलते आओगे लास्ट जीडीपी एंड वेलफेयर।
सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग की जाती है वो किस तरीके से होती है? वो तो कैलकुलेशन करता है, होती कैसे? तो यहाँ स्टेट वाइज चलता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कैलकुलेशन चलता है, बाद में जाके उसे क्लब कर देते हैं। ठीक है, स्टेट वाइज यहाँ ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया को एक साथ ले लिया और तब नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया का तो पॉसिबल नहीं है एक साथ। आगे बढ़ें। जीडीपी देखो, जीडीपी एंड वेलफेयर, यहाँ सिंपल सा बहुत छोटा सा टॉपिक है। कह रहा है कि क्या जीडीपी को हम इकोनॉमिक वेलफेयर का मेजरमेंट के रूप में ले सकते हैं? जीडीपी को वेलफेयर के रूप में देखा जा सकता है क्या? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का कारण बन जाते हैं कि जीडीपी को वेलफेयर के रूप में लें या ना लें। ठीक है, ये सारे वही कारण हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जीडीपी को हम लें या ना लें इसमें। थ्योरी ही है पूरा, क्या करा जाए? करवाया जाए कि रोका जाए? चलो अगली क्लास। ये डाउट हो जाएगा खत्म।